हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत चाइना तनाव को लेकर दोस्तों तिब्बत के रास्ते चीन को शिकस्त देने में जुट गया है हमारा भारत। बताएंगे दोस्तों, भारतीय सेना ने तैयार किया है ये खास प्लान। वो क्या खास प्लान है दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही अगली बड़ी खबर में बताएंगे, जहां पर साउथ चाइना सी के दावे को नहीं मानते हैं, दक्षिण एशियाई देशों के साथ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ड्रैगन को दे दिया है बड़ा संदेश, बड़ी चेतावनी, बड़ी चुनौती। बताएंगे पूरी बात। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर कैसे फैला कोरोना। वुहान में WHO की टीम ने शुरू कर दी है जांच। साथ ही बताएंगे भारत चीन विवाद के बीच संबंध सुधारने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिए हैं 8 बड़े सिद्धांत। वो क्या सिद्धांत है 8, बताएंगे ये भी आपको। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां बांग्लादेश में सिनोवैक की असफलता से बौखला गया है चाइना और भारत को दे दी है इसके पीछे की वजह है। बताएंगे दोस्तों, जहां पर भारत की सफलता में चाइना असफलता दिखाने की कर रहा है कोशिश। पूरी बात क्या है बताएंगे। साथ ही दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, जहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। सारी चीजें बताएंगे आपको। साथ ही अगर आपके बच्चों के भी स्कूल बंद है दोस्तों और उनके भी बोर्ड के एग्जाम है, तो आपके लिए CBSE ने जारी कर दी है डेट शीट। बताएंगे शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है बच्चों के पेपर को लेकर। तो बन रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो ताकत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तिब्बत के रास्ते चीन को शिकस्त देने में जुटा भारत। भारतीय सेना ने तैयार किया है ये खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह ही अब चाइना भी भारत के लिए लगातार सिर दर्द बनता जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य टकराव के बीच चीन लगातार उत्तरी सीमाओं पर भी भारत को परेशान कर रहा है। चाइना के इसी बर्ताव को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने पड़ोसी मुल्क को उसी की जुबान में जवाब देने की तैयारी कर ली है। चीन लगातार तिब्बत के रास्ते भारतीय सीमा पर गड़बड़ी करने की कोशिश में लगा रहता है। चीनी सेना की इसी हरकत को देखते हुए भारत की नजर अब तिब्बत पर टिक गई है दोस्तों। भारतीय सेना अब तिब्बत के रास्ते ही चाइना पर पैनी नजर रखने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, खबर यह है कि सेना अब अपने अधिकारियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ तिब्बती इतिहास, संस्कृति और भाषाओं का अध्ययन कराने पर जोर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सेना का कहना है कि अगर चीन पर नजर रखनी है तो तिब्बती भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसके बाद ही तिब्बत में भारतीय सेना अपने नेटवर्क को मजबूत कर चीनी सेना पर नजर रख सकेगी। तिब्बत को लेकर यह प्रस्ताव पहली बार अक्टूबर में सेना के कमांडरों के सम्मेलन में लाया गया था। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे ने शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान यानी 8 ट्रैक सेना की ओर से दिए गए प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात कही थी। ऐसे में दोस्तों, भारत हमारा चाहे वो भाषा सीखना हो या हथियारों को सीखना हो या बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को सीखना हो दोस्तों, हर चीज में हमारा भारत आगे है और हर तरह की टेक्नोलॉजी सीखने में सबसे कम समय लगाता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय होगी और भारत चाइना तनाव को लेकर आप अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों, चलते हैं एक और दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां साउथ चाइना सी के दावे को नहीं है मानते, दक्षिण एशियाई देशों के साथ रहेंगे। अमेरिका ने ड्रैगन को दिया है ये बड़ा संदेश। बता दे, जो बाइडेन प्रशासन में भी चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों में सुधार होते नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अमेरिका के साउथ चाइना सी में वॉशिंगटन के जंगी जहाज भेजने को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत सही बताते हुए ड्रैगन की आपत्ति को खारिज कर दिया है। यही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो दक्षिण एशियाई देशों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलीपींस के विदेश मंत्री टेड्रोस लेकिन के साथ बातचीत में कहा है कि अमेरिका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ खड़ा है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ पूरी तरह से खड़ा है और उस इलाके में किसी भी प्रकार की दबाव की राजनीति नहीं हो सकती है। दोस्तों, गौरतलब है कि चाइना खनिज संपदा से भरपूर पूरे साउथ चाइना सी पर दावा करता है। ये इलाका दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट भी है। दोस्तों, हालांकि फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान चाइना के दावे को खारिज करते रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि चीन कोरोना वायरस महामारी का फायदा उठाकर दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, से ये बड़ी खबर मानी जा रही थी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चाइना में कैसे फैला कोरोना। वुहान में WHO की टीम ने शुरू कर दी है जांच। बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में पता लगा रही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की टीम वुहान के होटल से निकलकर फील्ड पर पहुंच गई है। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले चाइना पहुंची इस टीम ने आज कोरोना संक्रमण की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए फील्ड वर्क शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ये टीम जांच कर रही है कि कोरोना वायरस कैसे फैला है। दोस्तों, ऐसे में ये 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन थी चाइना में और अब अपने कार्य पर निकल गई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कितनी ईमानदारी से WHO इस कोरोना के उत्पत्ति का पता लगाता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या WHO ईमानदारी से पता लगाएगा दोस्तों, या कहीं ना कहीं चाइना को बचाने की कोशिश करेगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या सोचती है WHO के बारे में। चलते हैं दोस्तों चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत चीन विवाद को लेकर संबंध सुधारने के लिए अपने विदेश मंत्री जयशंकर ने दिए हैं 8 बड़े सिद्धांत। वो कौन से सिद्धांत बता दें? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चाइना के संबंधों को पटरी पर लाने के लिए गुरुवार को 8 सिद्धांत रेखांकित किए। इनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के प्रबंधन पर सभी समझौतों का सख्त पालन, आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और एशिया की उभरती शक्तियों के रूप में एक दूसरे की आकांक्षाओं को समझना शामिल है। चीन अध्ययन पर 13वें अखिल भारतीय सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में पिछले वर्ष हुई घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सीमा पर स्थिति की अनदेखी कर जीवन सामान्य रूप से चलते रहने की उम्मीद करना वास्तविकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने 8 बिंदुओं पर बात की है जिस पर चाइना के साथ अच्छे संबंध रह सकते हैं दोस्तों, और चाइना भी भारत के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। वो 8 बिंदु हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप स्क्रीन को रोक करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा जयशंकर की ये 8 सिद्धांत? बताइएगा जरूर कमेंट करके। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां बांग्लादेश में सिनोवैक की असफलता से बौखला गया है चाइना। कहा भारत की वजह से रुक गया है ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन की मदद से विश्व स्तर पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा चाइना को लगातार झटकों पर झटके मिल रहे हैं दोस्तों, और झटकों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में भी सिनोवैक वैक्सीन के ट्रायल रुक गए हैं। अब चीनी मीडिया में खबर छप गई है कि भारत के दखल के कारण ऐसा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के अधीन काम करने वाले द ग्लोबल टाइम्स में यह दावा किया गया है कि भारत ने ढाका में चीन के वैक्सीन प्रयासों को प्रभावित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार चीन ने बांग्लादेश से ट्रायल्स के खर्च को बांटने की बात कही थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट को रद्द कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि जुलाई में हुए समझौतों के मुताबिक ट्रायल्स की शुरुआत अगस्त में होनी थी। ये भी साफ है कि शुरुआती समझौते के अनुसार बांग्लादेश को इस काम में आने वाले खर्च में कोई योगदान नहीं देना था। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत सरकार के कथित रूप से दोनों पक्षों में दखल की वजह से क्लिनिकल ट्रायल अक्टूबर तक टल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत वैक्सीन के मामले में दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और चाइना नहीं चाहता कि भारत किसी भी फील्ड में चाइना से आगे निकले, जिसको लेकर अब भारत पर ये इल्जाम लगा रहा है वो भी झूठा, तो आप भी कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और क्या भारत को इन सब पलड़े में पड़ना चाहिए दोस्तों, या फिर भारत को सीधा
हमेशा अपना एक लक्ष्य बना करके चलते रहना चाहिए। बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट करके। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन भी चाइना की हरकतों से नाराज दे डाली है सीधी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दे दी है। दोस्तों उन्होंने साफ कह दिया है कि दक्षिण कोरिया और ताइवान का समर्थन किया गया है। जो बाइडेन ने टॉप अधिकारियों से चाइना और उत्तर कोरिया सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर भारत के 59 चीनी एप्लीकेशन पर स्थायी बैन से बौखला गया है चाइना। विश्व व्यापार संगठन में लगाई है शिकायत। बता दे भारत द्वारा बैन किए गए चीन के टिकटॉक, वीचैट और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी एप्लीकेशन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी मंत्रालय ने इस बाबत एक ताजा नोटिस जारी किया है। इस नए नोटिस के तहत भारत में टिकटॉक और वीचैट समेत बैन सभी 59 चीनी एप्लीकेशन पर पाबंदी को परमानेंट कर दिया जा रहा है। दोस्तों भारत ने इन कंपनियों के जवाब से असंतुष्ट होकर ये कड़ा फैसला लिया है। भारत के इस एक्शन से चाइना तिल मिला उठा है। दोस्तों ऐप बैन होने पर बौखलाए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी कंपनियों को भारत सरकार से मुआवजे की मांग करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों भारत सरकार ने एक नोटिस जारी करके टिकटॉक समेत चीन के अन्य एप्लीकेशन पर लगी पाबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया था। सरकार ने सबसे पहले जून में चीन के 59 ऐप पर और फिर सितंबर में 118 अन्य एप्लीकेशन पर भी रोक लगा दी थी, जिसमें टिकटॉक और पबजी जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चाइना के हर चीज पर रोक लगा देनी चाहिए दोस्तों, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो किसी भी छोटी सी छोटी सुई क्यों ना हो, रोक लगा देनी चाहिए भारत को, तो आप भी कहिएगा कि हमारा पूरा समर्थन है मोदी जी का। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर बोइंग अब भारत को कर सकेगी F-15EX विमान की पेशकश। अमेरिकी सरकार ने दी है इसकी अनुमति। बता दें अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग अब भारतीय वायुसेना के सामने अपने F-15EX लड़ाकू विमान की पेशकश करने की अनुमति मिल गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया है कि अमेरिका की सरकार ने कंपनी को इस संबंध में एक मार्केटिंग लाइसेंस जारी किया है। बता दें कि भारतीय वायुसेना अपने सोवियत कालीन विमानों के स्थान पर 114 बहुउद्देशीय एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रही है। अब इस दौड़ में स्वीडन के ग्रिपेन और फ्रांस के राफेल के साथ अमेरिका की बोइंग भी शामिल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो रूस से S-400 सिस्टम खरीदने पर भारत अटल है। जो बाइडेन लगा सकते हैं इस पर कड़े प्रतिबंध। बता दे रूस को अपना दुश्मन नंबर 1 बता चुके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को बड़ा झटका दे सकते हैं। दोस्तों दरअसल भारत रूस से अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के फैसले पर अटल है, लेकिन अमेरिका इस डील का कड़ा विरोध कर रही है। यही नहीं दोस्तों, अब खतरा मंडरा रहा है कि जो बाइडेन तुर्की की तरह से भारत पर भी कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब मोदी सरकार और जो बाइडेन प्रशासन के बीच दोस्ती में बड़ा कांटा बन सकता है। भारत रूस से $5.5 अरब में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है। यही नहीं दोस्तों, भारत रूस के हथियारों का बहुत बड़ा ग्राहक भी है। ऐसे में भारत ने अमेरिका के ऑफर को ठुकराकर रूसी सिस्टम पर दांव लगाया है। भारत ने ऐसा चाइना और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या अमेरिका से संबंध बनाने के लिए हमें रूस से इस S-400 की खरीद को मना कर देना चाहिए दोस्तों, या फिर हमें रूस से ये खरीद करके दिखा देना चाहिए कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है और भारत किसी से अपने नुकसान के लिए किसी से दोस्ती नहीं रख सकता है? आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर कंगाल पाकिस्तान को अब ADB का है सहारा। इमरान सरकार को 73,000 करोड़ रुपए मिलेगा कर्ज। जी हाँ दोस्तों, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा कंगालिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। बची खुची पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर कोरोना वायरस ने
तोड़कर रख दी है। कंगाल की दहलीज पर खड़े इस पाकिस्तान को एशियाई विकास बैंक यानी ADB अगले 5 साल में 73,000 करोड़ यानी 10 बिलियन डॉलर का कर्ज देगी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, जो अपने महाद्वीप के देशों को कर्ज मुहैया कराता है। ऐसे में दोस्तों आतंकिस्तान हमेशा कर्ज ही लेता रहता है दोस्तों, और कर्ज लेते लेते आतंकिस्तान कंगालिस्तान बनकर रह गया है। ऐसे में दोस्तों आप इमरान खान को क्या सलाह देना चाहिए दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते हैं सबसे अच्छा कमेंट कौन करता है इस मुद्दे पर। एक और खबर की अगर बात करें दोस्तों तो टीकाकरण में रंग भेद देखने को मिला है अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में अश्वेतों को कम और श्वेत लोगों को ज्यादा लग रहे हैं टीके। बता दें वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए अमेरिका में जारी टीकाकरण में रंग भेद होने का दावा किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका में 14 राज्यों के टीकाकरण की विश्लेषण से पता लगा है कि वहां लैटिन और अश्वेतों के मुकाबले श्वेतों को 2.5 गुना ज्यादा टीका लगाया गया है। दोस्तों अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के डेटा के मुताबिक देश की 4% श्वेत आबादी को टीका लग चुका है। ये संख्या श्वेतों के मुकाबले 1.9% के मुकाबले 2.3 गुना ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो भारत में सबसे कम मात्र 6 दिन में 10 लाख लोगों को लगा है कोरोना का टीका। कई बड़े देशों ने यहां तक पहुंचने के लिए खर्च किए हैं इतने दिन, और अमेरिका तक पिछड़ गया है। दोस्तों बता दें भारत सहित कई देशों में इस वक्त कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। कई देशों में ये प्रक्रिया बहुत हद तक पूरी होने को आ गई है। वहीं देश में 16 जनवरी से शुरू हुए प्रथम चरण के तहत मात्र 6 दिन में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा, और थैंक यू सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो जो बाइडेन सरकार ने आता ही सऊदी अरब और UAE को दे दिया है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब और UAE को बड़ा झटका दिया है। जो बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को सऊदी अरब और UAE को हथियार बेचने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान सऊदी अरब और UAE को आधुनिक हथियार बेचने के लिए हुए अरबों डॉलर के समझौते को मंजूरी दे डाली थी। जो बाइडेन सरकार अब इस फैसले की समीक्षा करेगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दोनों देशों को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है ताकि नए नेतृत्व को इसकी समीक्षा करने का मौका मिल सके। प्रवक्ता ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है और इससे प्रशासन की पारदर्शिता और सुशासन को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर होती है। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां इटली से खबर आ रही है भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों का हमला। भारत ने जताई है इसको लेकर चिंता। जी हाँ दोस्तों, रोम में भारतीय दूतावास की इमारत में खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ कर डाली है। इस पर भारत ने इटली की सरकार के सामने चिंता जाहिर की है। भारत ने कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वहां राजनयिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इटली की है। भारत ने आगे कहा कि ऐसी उम्मीद है कि तोड़ फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी और ऐसी घटनाएं आगे नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर भारत के भेजे तोहफे से नेपाल में शुरू हुआ टीकाकरण। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है पड़ोसी देश और प्रधानमंत्री मोदी जी को शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो लाल किले पर हुई हिंसा और धार्मिक झंडा लगाने के संबंध में राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाने के संबंध में राजद्रोह यानी सेडिशन का मामला दर्ज कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 124A राजद्रोह जिसे कहते हैं उसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज FIR में पंजाबी अभिनेता दीप सिंधु और गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लखा सिधाना के नाम भी शामिल किए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों,
क्या इन पर राजद्रोह का केस सच में लगना चाहिए, हाँ या ना? आपको नहीं लगता दोस्तों कि किसानों के बीच में कुछ उपद्रवी घुस आए दोस्तों, जिन्होंने किसान को भी बदनाम किया है और हमारी भारत सरकार को भी बदनाम किया है? आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो चुनाव से पहले पुडुचेरी में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका दोस्तों। कद्दावर नेता नमः शिवायम बीजेपी में हो गए हैं शामिल। बता दें पुडुचेरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ए नमः शिवायम और पार्टी के एक अन्य नेता ई थिप्पनथम बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल हो गए। थिप्पनथन ने हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। दोनों नेता भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में दिल्ली पार्टी में शामिल हुए। ऐसे में इनको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और खबर की ओर चलें तो सिंघू बॉर्डर पर गांव वालों का किसान आंदोलन के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, जहां हाईवे खाली कराने की मांग की गई है और तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे, इस प्रकार की गांव वालों ने बात कही है दोस्तों। और रोड जाम करने वाले इन आंदोलनकारियों को रोड से हटाने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक सीएम नीतीश कुमार से मिल गए हैं दोस्तों, जहां अटकलें तेज मानी जा रही हैं। बता दें आपको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों की गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मुलाकात के बाद कयासों के दौर शुरू हो गए हैं। हालांकि AIMIM विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा है कि वो अल्पसंख्यकों के मुद्दे के साथ सीमांचल की समस्याओं और वहां के विकास को लेकर विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। अब ऐसे में देखना क्या होगा दोस्तों कि किस प्रकार की बदलाव देखी जा रही है नीतीश कुमार की पार्टी और AIMIM के पार्टी में। आपका क्या मानना है इसमें में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से खबर आ रही है। कांग्रेस लेफ्ट के बीच 193 सीटों पर हुआ फैसला। 92 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस चुनाव। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत गुरुवार को हुई। अब तक 193 सीटों पर बात हो चुकी है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसकी जानकारी दी। एक और खबर की बात करें दोस्तों तो किसान आंदोलन को लेकर तीसरी बड़ी खबर, 2 अन्य किसान संगठनों ने छोड़ दिया है किसान आंदोलन। राकेश टिकैत को लेकर कह दी है यह बड़ी बात। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन खत्म होता नजर आ रहा है। किसान संगठनों में फूट पड़ चुकी है, जहां राकेश टिकैत जैसे किसान नेता आंदोलन को जारी रखने के लिए अनशन की बात कर रहे हैं, तो वही उनके भाई नरेश टिकैत आंदोलन समाप्त करने की बात पर अड़े थे। इसी बीच खबर आई है कि 2 अन्य किसान संगठनों ने खुद को कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीनों से जारी आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है दोस्तों। BKU एकता के अध्यक्ष हुकुम चंद शर्मा और BKU लोक शक्ति के अध्यक्ष ठाकुर शिवराज भाटी ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद किसान आंदोलन से अलग होने का ऐलान किया है। इस दौरान ठाकुर भाटी ने कहा है कि लगभग 60 दिनों से हम दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे थे। हम सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब आंदोलन दिशाहीन हो चुकी है और हम इस दिशाहीन पार्टी में नहीं रहेंगे, इसलिए वो अलग हो गए। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो बंगाल पर पकड़ मजबूत करने के लिए अमित शाह का एक और दौरा। TMC के कई नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। एक और खबर की अगर बात करें तो गाजीपुर यानी दिल्ली के गाजीपुर में उखड़ने लगे हैं किसान आंदोलन के तंबू, बंधने लगा है बोरिया बिस्तर। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को पुलिस द्वारा कई किसान नेताओं को नोटिस थमाया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए। उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म कराने का निर्देश जारी किया। इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन की जगह छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो इंग्लैंड दौरे पर होगी विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की टक्कर, होगा कप्तानी का टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत, जहां बजट 2021 में सरकार कृषि लोन बढ़ाने का बना रही है प्लान। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों एक और खबर की बात करें तो सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर नया अपडेट जहां इस दिन जारी होगी सीबीएसई एग्जाम डेट शीट। शिक्षा मंत्री ने दी है इसकी जानकारी। बता दे दोस्तों आपको, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लाइव आकर सीबीएसई स्कूलों के अध्यक्षों और सचिवों से बात की। इस सेशन में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की थी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दोस्तों उन्होंने सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट मार्च तक जारी होने की उम्मीद जताई है। दोस्तों ऐसे में ये बड़ी खबरें थी। आपको हमारी ये सारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के